चिल्ले भी काटे और तबलीग भी की, लेकिन मुझे जल्दी एहसास हो गया कि जो मैं कर रहा हूँ वो भी ठीक नहीं है। यूनिवर्सिटी से शायद मैंने कम सीखा हो, लेकिन ये कोट लखपत और मियाँ वाली जेल से मैंने ज़्यादा सीखा। जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में जब अपने तमाम टीवी सेंटर्स पे कब्जा कर लिया था, रात को 12 बजे जब ट्रांसमिशन ख़त्म होती है तो हम पकड़े गए, कोड़ों की सज़ा हुई, जेल की सज़ा हुई। मैंने पत्थर भी मारे हैं, मैंने शीशे भी तोड़े हैं। अब मैं कलम से काम करता हूँ, लेकिन कभी-कभी मेरी हथेली में ख़ारिश होती है। अस्सलाम वालेकुम। बियॉन्ड विद बहजत के साथ बहजत जलानी हाजिर। अपने उसी वादे के साथ कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात उन शख्सियात से करवाते हैं, जिनसे आपकी मुलाकात रोज़ाना-रोज़ाना ये कैमरे के ऊपर तो नहीं होती, लेकिन वो किसी न किसी तरह से आपकी ज़िंदगियों में तकरीबन हर रोज़ ही शामिल होते हैं। कभी टेलीविज़न पर किसी ड्रामे की सूरत में, कभी किसी थिएटर में अपनी तहरीरों की वजह से। तो आज भी मेरे साथ जिस शख्सियत को हमने दावत दी है अपने साथ बात करने के लिए, उनके लिए अगर मैं कुछ लफ्ज़ बोलूँ, जैसे कसौटी नहीं होती थी पुराने ज़माने में हम करते थे, इफ्तिख़ार आरिफ साहब, उबैदुल्लाह बेग साहब करते थे, तो उसमें वो जान जाते थे। तो मैं भी कुछ अगर लफ्ज़ कहूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता लग जाएगा कि आज हमने किसको दावत दी है। उसमें से एक पहला लफ्ज़ है अजोका थिएटर, दूसरा एक बहुत मारूफ़ ड्रामा जो कि मुझे भी बहुत पसंद था, ज़र्द दोपहर। अब तक काफ़ी लोग पहचान गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शाहिद महमूद नदीम साहब की। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मैं भी हाथ उठा दूँ कि आई नो द आंसर मिस। नहीं, वो मैं यही सोचा कि आज इस तरह से बात करते हैं और आपकी शख्सियत के बारे में क्या मैं बात करूँ क्योंकि आपने पाकिस्तानी थिएटर और ड्रामे को सिर्फ़ तफ़रीही का ज़रिया नहीं बनाया बल्कि समाजी और फ़िक्री तहरीक बनकर वो चीज़ें सामने आईं। ड्रामा निगार हैं, थिएटर एक्टिविस्ट हैं, दानिश्वर हैं। अपने फ़न से आपने आमरीत, मुनाफ़िकत और नाइंसाफ़ी के निज़ाम को भी चैलेंज किया। ये बहुत कम होता है कि ये सारी चीज़ें एक ही लिखने वाले में या एक ही परफ़ॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में मौजूद हों। तो शायद साहब आपका ताल्लुक़ है तो कश्मीर से। तो लेकिन बचपन लाहौर में आपका गुज़रा। तो कब हुआ? कौन-सा ऐसा दौर था जब आपने सोचा कि आप इस शोबे की तरफ चले जाएँगे जिसका जो सियासत कह लें, अदब कह लें परफॉर्मिंग आर्ट्स कह लें। किस वक़्त आपने ये सोचा? कौन-सा वो लम्हा था? कहते हैं ना किसी एक लम्हे की पकड़ बड़ी शदीद होती है। तो वो कौन-सा लम्हा था? जी, बस मैं ये कह सकता हूँ कि एक चुलबुली तबीयत थी, wanted to do things और in a way change things। तो मेरा ख़्याल है कि वो पहले ही जो उसकी इब्तिदा बड़ी एक गलत नोट पे हुई थी, जब मैंने तबलीगी जमात जॉइन की। मैं 9वीं-10वीं जमात में था और मेरे वालिदैन उस वक़्त बाहिर थे, इधर ओमान, मस्कत में मेरे फ़ादर डॉक्टर थे। तो मैं यहाँ पर अकेला था अपने मामू और ख़ालाओं के चुंगल में। दे हैड नो आइडिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो उस ज़माने में मैं वापस आ रहा था छुट्टियाँ गुज़ार के अपने वालिदैन मस्कत से। वापसी पर वो उस ज़माने में मस्कत से कराची तक वो एक छोटे-छोटे जहाज़ चलते थे और जो कि आधा वक़्त वो समुंदर पे तैरते थे और आधा वक़्त हवा में होते थे। इतना वो एक होता था, तूफ़ानी सफ़र होता था। तो वहाँ पर हमें एक पायलट मिले जो एक्चुअली तो पायलट अगली दुनिया की बेहतरी के में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, वहाँ ले जाने के लिए हमें। तो ही बिलॉन्ग टू तबलीगी जमात और वो मैं और मेरा भाई अभी हम स्कूल गोइंग किड्स थे। तो वो ऐसा हम उसमें मुतासिर हुए कि फिर वापस आके तो मैंने भी चिल्ले भी काटे और तबलीग भी की। चिल्ले से मुराद है कि वो उनका एक 40 दिन का एक प्रोग्राम होता था, पैकेज होता था, जिसमें आप जाके तो लोगों को आमादा करते थे कि कलमा पढ़ें और 6 बातें जो अच्छी इंसान की, अच्छे मुसलमान में होती हैं। तो मैं उस उम्र में मस्जिदों में बाकायदा मगरिब की नमाज़ के बाद तकरीर किया करता था
और लोगों को 6 बातें बताया करता था। तो लेकिन वो असल में अंदर ये था कि वांटेड टू चेंज थिंग्स, मुझे लगता था कि जो है ठीक नहीं है। तो लेकिन मुझे जल्दी एहसास हो गया कि जो मैं कर रहा हूँ वो भी ठीक नहीं है। तो वहाँ से मैंने फिर रफ्ता-रफ्ता, जब बाय द टाइम आई गॉट टू कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मैं वहाँ की फिर अयूब खान के खिलाफ एक तहरीक चल रही थी, उसमें शामिल हो गया। तो एज़ ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और साथ-साथ एक स्पेयर टाइम में जो घर में वक़्त होता था वो लिखने-लिखाने में, उल्टी-सीधी कहानियाँ और नज़्में और डायरियाँ, और बाहर पथराव और नारे और जलसा-जुलूस। फिर तो किसी जी। स्टेज पे ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई, एंड आई बिकेम, यू कैन से, एन एक्टिविस्ट राइटर और ए राइटर एक्टिविस्ट। बिल्कुल, यही यहाँ से वही सवाल अगला मेरा बड़े आराम से उसके साथ मिल जाएगा कि अपनी इन्हीं सरगर्मियों की वजह से, उसको नज़रियाती सरगर्मियाँ कह सकते हैं, सियासी सोच आपकी कह सकते हैं, या नुक्ता नज़र कह सकते हैं। उसकी वजह से आप को कैद कैद वग़ैरह की कैद व बंद की जो सोबतें होती हैं, मुश्किलें होती हैं, वो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ी। तो ये बेशक तजुर्बा ये तजुर्बा यकीनन आपके फ़न पर और आपकी राइटिंग पे, तहरीरों में ज़रूर असरअंदाज़ हुआ होगा। किस तरह से था? क्या था सारा? देखिए जी, एज़ आई सेड कि आई स्टार्टेड ऑफ एज़ एन एक्टिविस्ट, और फिर मुझे लगा कि ये पथराव करने से और लाठीचार्ज की लाठियाँ खाने से लगता है कि जो मैं चाहता हूँ कि मेरे इर्द-गिर्द कोई तब्दीली आए, कोई इनजस्टिस ख़त्म हो, कोई ऑपरेशन ख़त्म हो। तो मुझे लगा कि शायद पत्थर से ज़्यादा कलम मेरे हाथ में ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो वो मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन वो मेरा कलम भी दूसरी साइड वालों को पत्थर की तरह ही लगा, और मुझे फिर तकरीबन हर मिलिट्री रूल में जेल भी जाना पड़ा, और पहले अयूब खान के खिलाफ तहरीक में, फिर याह्या खान के खिलाफ तहरीक में, और वो फिर आगे जनरल ज़ियाउल हक आ गए, तो फिर और ज़्यादा एक संगीन किस्म के हम पे केसेस लगे। तो मैं तो समझता हूँ कि आपने सऊबतें कहा जेल की, जो यकीनन अब उस वक़्त तो बहुत संगीन सऊबतें लगती थी, लेकिन वो सहूलतें भी थी, क्योंकि जो मुझे वहाँ से मिला, जो तजुर्बा ज़िंदगी का, और जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उनसे मैं शायद ज़िंदगी में कभी ना मिलता। मर्डरर्स एंड स्मगलर्स एंड स्पाइज एंड ड्रग एडिक्ट्स, और हर किस्म के डिविएंट कैरेक्टर जो सोसाइटी में फिट नहीं होते, किसी न किसी तरह उसमें एक अफरा तफरी मचाई होती है। उन कैरेक्टर्स को मुझे मिलने और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने का जो वो मौका मिला, वो मेरा जी। फिर सरमाया था। यूनिवर्सिटी से शायद मैंने कम सीखा हो, लेकिन ये कोट लखपत और मियाँ वाली जेल से मैंने ज़्यादा सीखा। इसी ज़माने में ग़ालिबन इसी ज़माने के लगभग आपने और मदीहा साहिबा ने ये अजोका थिएटर कायम करने की भी बात सोची। ये कैसे ख़्याल आया और इसके पीछे क्या सोच थी? क्या करना चाहते थे अजोका थिएटर के ज़रिए? क्योंकि ज़ाहिर है कि उस ज़माने में पाकिस्तान में थिएटर उस तरह से आम पॉपुलर शायद नहीं था, जैसा कि आज है, या जैसा कि पिछले कुछ अरसा पहले तक बाद में उसकी सूरत बनी। जी, अजोका की कहानी काफ़ी दिलचस्प है कि ये अर्ली 70s में, जब मैं अभी यूनिवर्सिटी से निकल रहे थे, और हम कुछ और लोग थे जो नया-नया जो एक ज़माना आया था आफ्टर द फॉल ऑफ अयूब खान, और उसके बाद फॉल ऑफ ढाका उसके बाद हुआ। तो उसमें हमें लगा कि थिएटर एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए हम इस वक़्त अब एक, जिसको कहते हैं ना, पिकिंग अप द पीसीज़ और बिल्ड अ न्यू पाकिस्तान। तो एक तरक्की पसंदाना सोच के साथ हम थिएटर का प्लेटफ़ॉर्म जो है, वो एक बड़ा पावरफुल प्लेटफ़ॉर्म होगा। तो एक थिएटर ग्रुप बनाने का हमने सोचा, और उसमें इत्तेफ़ाक की बात है कि मुझे कहा गया कि इसका नाम सोचो। तो नाम मैंने बहुत सोच के मुख्तलिफ नाम ट्राई करके, तो अजोका का लफ्ज़ मैंने लिखा। अजोका पंजाबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है आज का, कंटेम्परेरी, असरी।
तो सबको बहुत पसंद आया। तो ये हमने अजोका का नाम सोचा। अभी मदीहा का बिल्कुल वो मंज़र से गायब थी। शी वाज़ मच यंगर देन ऑल ऑफ अस। मेरे साथ एतज़ाज़ अहसन और उस्मान पीरज़ादा, सलमान शाहिद, सरमद, ये लोग थे। तो वो फिर लेकिन उसके बाद मैं पीटीवी में इन्वॉल्व हो गया और एतजाज़ जो है वो अपना लॉयर बन गए और फिर पॉलिटिशियन बन गए। तो वो फिर बात आगे चली नहीं, हमारी कुछ रिहर्सल्स हुई और उसमें आगे बात नहीं बनी। बाद में बहुत साल बाद जब मदीहा ने एक ग्रुप बनाने का सोचा, तो उसने ये नाम सुन रखा था क्योंकि वो तरक्की पसंद हल्के थे और कॉमन फ्रेंड्स थे, तो उसने अजोका का नाम अडॉप्ट किया। और दिलचस्पी की बात यह है कि मेरा पहला ड्रामा जो हुआ था, वो किनेट कॉलेज में हुआ था। उनका नजमुद्दीन फेस्टिवल होता है, ड्रामा था मरा हुआ कुत्ता। तो वो उसने देख रखा था, हमारी मुलाकात नहीं थी, लेकिन उसने देखा था और उसे बड़ा पसंद आया था। हमारी उसके बाद बहुत सालों बाद मुलाकात हुई लंदन में, जहाँ मैं एग्ज़ाइल में था और मदीहा अपना कोई स्कॉलरशिप पे आई थी वहाँ मास्टर्स करने। वहाँ हमारी मुलाकात हुई, तो उसने कहा कि वो आप तो वो है जिन्होंने वो ड्रामा लिखा था इतना अच्छा। तो मैंने कहा हाँ। तो ये नहीं उसने कहा कि देन व्हाई डोंट वी गेट मैरिड। उन्होंने इब्तिदाई तौर पे उन्होंने कहा कि आप अब क्यों नहीं लिखते? तो मैंने कहा कोई लिखवाने वाला हो, थिएटर ऐसी चीज़ है जो किया जाए तो फिर आगे इंसान लिखता है। तो कोई ग्रुप हो जो प्लेस को परफ़ॉर्म करे। तो उसने कहा कि हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो अब आप हमें ड्रामे भेजें पाकिस्तान और हम करते जाएँगे। मैंने कहा ग्रुप का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा अजोका। तो वो हीर वारिस में है ना कि रांझे, जब रांझा हीर को देखता है तो कहता है कि रांझे आख्या वेख के वाह सजन, हीर हंस के मेहरबान हुई। तो वो अजोका एक ऐसी हमारी कॉमन एक बॉन्डिंग का की बुनियाद थी कि उसके बाद फिर वो एक उम्र का साथ हो गया। एक ड्रामा था, बुल्ला था, दारा था, इसकी बड़ी हलचल थी। जिस ज़माने में ये ड्रामे लिखे गए और जिस ज़माने में ये सारा कुछ हुआ, उस हम्म। ज़माने में माइंडसेट कुछ और था। तो लेकिन आपको कैसा लगता था जब ये आप सब कुछ लिखते थे इतना हसास मौज़ूआत के ऊपर? जी, ये जब अजोका 1984 में इसकी इब्तिदा हुई थी, तो वो तो ज़माना ऐसा था कि जनरल ज़िया-उल हक की जो एक आमरीत का दौर-दौरा था, जो ना सिर्फ़ एक फ़ौजी आमरीत थी, बल्कि एक ज़हनी आमरीत भी थी। तो एक सोच भी, यानी एक दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई थी, मिलिट्री माइट और माइट ऑफ द रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म। तो उस ज़माने में तो हालात अच्छे नहीं थे और कोई भी बात करें तो वो उसमें से कोई ना कोई रुकावट जो है वो की सूरत निकल आती थी। इसीलिए जोका की इब्तिदा जो है वो कहीं पर उसको जगह नहीं मिलती थी आर्ट्स काउंसिलों में या किसी और हॉल में। तो इसलिए फिर हमने फैक्ट्री के लॉन में, घर के फैक्ट्री के सहन में, घर के लॉन में, सड़क पे, वहाँ पर हम प्लेस करते रहे। तो लेकिन ये है कि थिएटर की खूबसूरती ये है कि इसके ज़रिए आप बहुत यू कैन गेट अवे विद मर्डर। आप ऐसी बात कह सकते हैं जो लोगों को हिला दे, उनकी सोच की चूलें हिला दे, लेकिन आप पकड़े भी नहीं जा सकते कि अगर आपको अपना फ़न आता है, आपको स्किल है कि आप एक बात को ह्यूमर से, म्यूज़िक से, ड्रामे से पेश करें। तो लेकिन फिर भी कहीं-कहीं रुकावट आ जाती थी। एक स्टेज आती थी, उसके बाद आपको लगता था कि अब ये बहुत एक आगे आतिश नमरूद आ गई है। तो वो कई दफ़ा ऐसे हुआ कि जब हमें ऐसा कोई मौका आता था तो बुल्ले शाह हमारे काम आता था। उसकी काफ़ी हम लेते थे, उसका एक मिसरा लेते थे और लोग बजाए इसके कि अगर मैं वो बात कहता और मुझ पे पथराव होता हाँ जी। एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से, वो लोग कहते थे वाह। और वो मतलब है, इवन जो लोग टारगेट थे बुल्ले शाह का, वो भी कहते थे वाह क्या बात है, वाह! क्योंकि उसके पीछे एक सूफियाना ट्रेडिशन थी और लोगों का। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। वो तसव्वुफ़ जो था वो बहुत सारी चीज़ों को तो शायद छुपा देता था। मैंने बिल्कुल। सोचा कि बुल्ले शाह के पीछे कब तक छुपेंगे, तो जो बुल्ले शाह छुपा हुआ है उसको निकाला जाए।
और वो फिर मैं लंदन में था उस वक़्त, मैं एम्नेस्टी इंटरनेशनल में काम कर रहा था। मेरा लंच टाइम होता था जब मैं कुछ थोड़ा बहुत पाकिस्तान से आई हुई किताब कुछ चीज़ पढ़ लेता था। तो वो एक इंग्लिश ट्रांसलेशन थी बुल्ले शाह के कलाम की, तौफीक रिफ़त की। और उसके जो प्रेफ़ेस है वो खालिद अहमद, जो हमारे बहुत बड़े स्कॉलर थे, अभी रिसेंटली इंतकाल हुआ। उन्होंने बुल्ले शाह के मतलब एक कहानी बताई। बुल्ले शाह की काफ़ियों का तर्जुमा था, और खालिद अहमद ने एक ज़िक्र किया था कि जब बुल्ले शाह का इंतकाल हुआ तो लोग उनका जनाजा पढ़वाने के लिए मुफ्ती साहब के पास लेके गए कसूर में। तो उन्होंने कहा कि पहले ये तो साबित करो कि ये मुसलमान होके मरा था। और वो 3 दिन कहते हैं वो लाश वहां पड़ी रही, और ये डिबेट होती रही कि बुल्ले शाह का जनाजा जायज है कि नहीं। बस ये 4-5 लाइनें थी, और पूरा बुल्ले शाह का ड्रामा मेरे सामने खड़ा हो गया कि एक लाश है, और ये डिबेट हो रही है कि ये वेदर ही वाज अ गुड मुस्लिम और नॉट, सच ए ग्रेट सूफी एंड ए मैन ऑफ द पीपल। तो वो मैंने नोट्स बना लिए। फिर वापस मैं आ गया, मदीहा मुझे ले आई खींच के वापस पाकिस्तान, और यहाँ पर फिर और प्लेस होते रहे, लेकिन ये मेरे जहन में कहीं ना कहीं छुपा रहा। और फिर कोई 7-8 साल बाद फिर मैंने ये ड्रामा लिखा, और उस पे ऊपर सबसे पहले तो आर्ट्स काउंसिल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये तो ड्रामा नहीं है, ये तो सवाने उम्री है। तो तो हमने कहा कि सवाने उम्री है, यानी इट्स ए बायोग्राफी नॉट पोर्नोग्राफी। तो आपको क्या एतराज है? कहते हैं नहीं। वो अब उन्हें लग रहा था कि बुल्ले शाह के अंदर मेरा यार बोलना। तो वो फिर हमने बाहर किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इतनी उसकी पजीराई हुई, और पाकिस्तान में, इंडिया में, और द वर्ल्ड ओवर, कि फिर अब हम हर 6 महीने बाद तकरीबन रफली करते हैं। अलमरा के सबसे बड़ा जो लाहौर में हॉल है, हॉल नंबर 1, उसमें करते हैं। और लोग आते हैं, कोई मुल्तान से, बहावलपुर से, रावलपिंडी से, फैसलाबाद से, 6-6 दफा देखा हुआ है, 7वीं दफा देखने आते हैं। ऐसे लोग जिनका थिएटर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी, नौजवान नस्ल भी, और बड़ी उम्र के लोग भी, रिवायती लोग भी, और प्रोग्रेसिव्स भी। तो वो बुल्ले शाह has really become a phenomenon which we had not anticipated. अच्छा, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि आपके से बात हो रही थी, आपने कहा कि जब अजोका थिएटर कायम हुआ तो कभी सड़क पे, कभी लॉन में, कभी किसी सहन में ये सारा काम उसको आप करते थे। तो उस वक़्त क्या था? कौन से लोग थे? कौन लोग थे जो आते थे? किस माइंडसेट के लोग आते थे? और किस तरह से आपकी पहुँच उन लोगों तक भी होती थी जो वहाँ नहीं पहुँच पाते थे? जब शुरू हुआ तो उस वक़्त तो सब कुछ बंद था। मतलब पॉलिटिक्स भी बंद थी, पार्टियाँ बैन थी, प्रेस पे सेंसरशिप थी, और टोटल कंट्रोल था एजेंसीज़ का, अथॉरिटीज़ का। तो उस ज़माने में तो लोग जो भरे हुए थे अंदर से, जो डिसिडेंट्स थे, जिनकी आवाज़ कहीं पर सुनाई नहीं देती थी। तो अचानक जब हमने पहला प्ले अपना किया जुलूस, जिसमें एक जुलूस है जो कभी मजहबी जुलूस बन जाता है, कभी सियासी जुलूस बन जाता है, कभी मेहनत कशों का जुलूस बन जाता है। बादल सरकार एक बड़े जबरदस्त एक बंगाली प्ले राइट और डायरेक्टर थे, और मार्क्सिस्ट। तो ये उनकी एडेप्टेशन हमने की थी। तो अचानक लोगों को लगा कि ये तो थिएटर के जरिए इजहार हमारा भी हो सकता है, हमारे दिल में जो बात है वो सामने आ सकती है। और अथॉरिटीज को पूरी तरह समझ नहीं आई कि ये जुलूस जो है ये किस चीज़ का जुलूस है। और फिर हमारी एक हिट एंड रन टैक्टिक्स भी होती थी। 2 दिन एक जगह किया, तो फिर 2 दिन कहीं और किया। इश्तिहार कहीं नहीं होते थे, सारा वर्ड ऑफ माउथ होता था, टेलीफोन कॉल्स होती थी। इस तरह से हमने शुरू किया। और उस वक़्त तो जो डिसिडेंट ऑडियंस थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, लॉयर्स, यंग डिसिडेंट्स, और विमेन राइट्स एक्टिविस्ट, उस ज़माने में विमेन एक्शन फोरम, और जो ज़ियाउल हक की वो औरतों के खिलाफ कवानीन थे, आधी गवाही और दूसरे कवानीन, तो वो ज़्यादा वो आते थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसमें और लोग आए जिनको थिएटर से दिलचस्पी थी। हमारे पास भी तजुर्बा बढ़ा, और हमारे प्लेस में ऐसी
एक इम्प्रूवमेंट आई कि ये सिर्फ एक स्ट्रीट थिएटर या कम्युनिटी थिएटर नहीं था, बल्कि उसमें लाइटिंग की खूबसूरती भी थी, अदाकारी के लिए भी हमें अच्छे लोग हम ले लेते थे। तो वो एक ऐसा थिएटर बना जो सोशली मीनिंगफुल भी है और उसके साथ-साथ वो एंटरटेनिंग भी है। तो फिर और लोग आना शुरू हुए। फिर अचानक हम एक हमारा प्ले था भट्टा मज़दूरों के बारे में, इट एक प्ले है। तो वो हम गोएटे इंस्टीट्यूट लाहौर में तैयार कर रहे थे और अचानक रिहर्सल के दौरान पता चला कि ज़ियाउल हक का तैयारा फट गया। तो एक हमारे साथ कई और ग्रुप्स थे जिनको उसके बाद जब ज़ियाउल हक सडनली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सीन तो उनको समझ नहीं आई कि अब हम किसको टारगेट करें। एक इतना बड़ा एक हमारे लिए वो एक टारगेट था। तो अब हम कैसे अपने आप को एडजस्ट करें? फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई, तो प्रेस में भी कोई बात तनकीद होने शुरू हो गई। तो लिहाजा लोगों के लिए निकास के और रास्ते भी निकल आए, अपना जो भी गुस्सा था या अपनी जो एक ओपिनियन थी। तो लेकिन हमने कभी भी सिर्फ हमने फोकस नहीं किया था ऑन पर्सनैलिटी और सम काइंड ऑफ ए सिंबल। तो हम तो एक सिस्टम को, एक सोच को करते थे और उसमें हम अपना कल्चर को और अपना जो ट्रेडिशनल थिएटर है उसको भी यूज करते थे और एंटरटेनमेंट हमारे लिए उतना ही सैक्रोसैंक्ट था जितना कि उसका कंटेंट। तो लिहाजा वी कंटिन्यूड। फिर हमारे लिए अलहमरा के और आर्ट्स काउंसिलों के रास्ते खुले, तो फिर वहाँ पर थिएटर से दिलचस्पी रखने वाले लोग आने शुरू हुए, स्पेशली पीपल हु हैड सम आइडिया ऑफ द वेस्टर्न थिएटर ट्रेडिशन। वो वहाँ से आते थे या तो वो भी दे वर क्वाइट प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि यहाँ भी इस तरह का मीनिंगफुल एंड ब्यूटीफुल थिएटर हो रहा है। उसके बाद से फिर एक्टिविस्ट भी आते हैं, उसमें हर क्लास के लोग आते हैं और हम टिकट इसलिए नहीं लगाते कि महज टिकट की खातिर कोई हमारा ऑडियंस मेंबर रह ना जाए कि जो देखना चाहता है और नहीं आ सकता। तो अब हमारे यहाँ कोई 65% यूथ होता है, 45% कम अज़ कम ख़वातीन होती हैं और अच्छा। और ये है कि हर ऐज के लोग होते हैं और हर कोई उसमें से हमारे प्ले में से अपना-अपना जो अपनी बात समझ लेता है क्योंकि अपनी हमने सोच के एतबार से निकाल लेता है। जो अच्छा, यहाँ पे ये भी है कि आपने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए भी काम किया, बड़े-बड़े ओहदों पर जाकर काम किया। तो ये एक अपना काम करना और एक सरकारी नौकरी के लिए काम करना, सरकार के लिए काम करना, ये एक तजुर्बा आपका कैसा रहा? टेलीविज़न का, लेकिन वो उस वक़्त बड़ा अच्छा, पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत अच्छा दौर था, जिस वक़्त आपने वहाँ पर काम किया। तो किस तरह से उसको आप बताएँगे हमारे नाज़रीन को कि वो तजुर्बा आपका कैसा था? हमारा एक्चुअली पीटीवी में जो मेरा दाखिला था, तो वो शुरू से ही आई वाज़ एन एक्टिविस्ट, स्टूडेंट एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड लेफ्टिस्ट। तो मेरे लिए टेलीविज़न कभी भी एक आखिरी मंजिल नहीं थी। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुज़ारना चाहता था, अपना इज़हार करना चाहता था। तो टेलीविज़न एक नया मीडियम था और बड़ा अपने ज़माने में रेडिकल मीडियम था और फेयर अमाउंट ऑफ फ्रीडम, स्पेशली जो इसका एंटरटेनमेंट साइड या प्रोग्रामिंग साइड है, जो पॉलिटिकल और न्यूज़ जो है उसका लिमिटेशंस होती थी। तो मैं तो शुरू से टेलीविज़न के लिए भी जो काम किया मैंने, अगर कुछ लिखा या कोई प्रोड्यूस किया, तो या इवन मैनेजमेंट में आने से पहले मैं पीटीवी यूनियन का लीडर था और उसमें मैंने बड़ा वहाँ पर धमा-चौकड़ी मचाई और एक मशहूर वाक़या तो है 78 का, जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने में जब हमने तमाम टीवी सेंटर्स पे कब्ज़ा कर लिया था। अरे! एज़ अच्छा। और वो पूरी इंटरनेशनल न्यूज़ बनी थी। तो वी लिटरली टूक ओवर एंड देन ऑब्वियसली जब रात को 12 बजे जब ट्रांसमिशन खत्म होती है तो हम पकड़े गए, मार्शल लॉ ज़ाब्ता 10 लगा और कोड़ों की सज़ा हुई, जेल की सज़ा हुई। तो लेकिन मैंने अपना ज़िद थी मेरी कि मैंने काम करना है लेकिन अपनी मर्ज़ी से करना है। चुनांचे जो आपने ज़िक्र किया ज़र्द दोपहर का या उससे पहले नीले हाथ था, तो जो भी थे ना उसमें एक पॉलिटिकल और सोशल कमेंट होता था और साथ में अजोका के लिए लिखता रहा। अजोका के लिए लिखना नहीं छोड़ा।
तो आपने जो दारा की मिसाल दी, तो उसका मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या बताऊँ कि मैं उस वक़्त डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर था पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क। बहुत बड़ा नेटवर्क था, उस ज़माने में इसका तूती बोलता था। और मैं वहाँ पर फ़ाइलों के अंबार में गुमा होता था और साथ में प्रोग्रामिंग को भी डायरेक्ट करता था। जो भी हमारे टेलीविज़न सेंटर्स हैं, उसके अंदर वो भी एक मेरी सोच के हिसाब से कोई पीस टेलीथॉन करनी है या कि सोशल इश्यूज़ पे प्लेस करने हैं। लेकिन साथ-साथ मैंने ये दारा लिखना शुरू किया। तो जहाँ अगेन लोगों के हैप्पी आवर्स होते हैं, मेरा हैप्पी आवर लंच टाइम होता था। तो लंच टाइम में मैं अपना स्क्रिप्ट लिखता था और वो भेज देता था। वीकेंड पे मैं इस्लामाबाद से लाहौर आता था, तो मैं रिहर्सल्स कंडक्ट कर लेता था। तो जब उसका प्रीमियर हुआ दारा का, तो मैंने हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे अरशद खान साहब, मैंने उनको कहा कि ये आप भी आइए। तो कहते हैं कि ये तुमने कब लिखा है ये प्ले? मैंने कहा यही बस फाइलों को दस्तखत करते-करते आपसे छुप-छुपा के तो मैं ये भी कर रहा था। कहते हैं मगर डायरेक्ट कब किया? मैंने कहा जब मैं वीकेंड पे लाहौर जाता था। तो इस तरह से मेरी ये रही है ये सिलसिला कि मैं अपना काम भी करता रहता हूँ और चक्की की मशक्कत के साथ-साथ मशक़-ए-सुख़न जारी रखी है। मशक़ सुख़न भी जारी मशक़-ए-सुख़न रही, हैज़ बिल्कुल। ऑलवेज़ बीन माय प्रायोरिटी। बिल्कुल, ज़र्द दोपहर की अभी आपने बात की, उसकी मुझे खुद भी बात करना थी। वो ड्रामा बहुत अरसे तक मेरा बड़ा ही फ़ेवरेट रहा। हमारे अच्छा, घर में उसको काफ़ी दफ़ा देखा जाता रहा था। ख़ास वाओ! तौर पर शुजात हाशमी ने जो किरदार अदा किया मुझे मैं अपने अंदाज़ जैसे आप कहते हैं कि अपनी-अपनी सोच के हिसाब से लोग निकाल लेते थे, तो मुझे भी वो एक लीडर की कहानी लगती थी उस वक़्त की हुँ, और बहुत खुश होके वो प्ले मैं देखा करती थी। तो इसी तरह नीले हाथ, उड़ान, ज़र्द दोपहर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद यकीनन की गई, लोग आज भी इनको याद करते हैं। अभी हाल ही में आपने मंटो भी तो लिखा, जी, जी। मंटो तो दिलचस्प कहानी है। पहले मैंने उस थिएटर के लिए लिखा, मंटो की अच्छा, सेंटेनरी पे, कौन है ये गुस्ताख उसका टाइटल था। फिर आई वाज़ अप्रोच्ड बाय ए&बी, एक प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने कहा कि मंटो पे हम कुछ करना चाहते हैं, सीरियल लिख दें। मैंने उनको 20 किस्तों का सीरियल लिख दिया। जो वो सीरियल जियो को उसमें इन्वॉल्व हो गए एज़ पार्टनर्स। तो उन्होंने उसके रशेज़ वग़ैरह देखे, उनको बहुत पसंद आए। उन्होंने कहा इस पे तो पहले फ़िल्म बनाएँ। क्योंकि उस ज़माने में ये डिजिटल पीरियड आया था, तो नई फ़िल्में बन रही थी, 2014-15 की बात है। तो उन्होंने फिर कहा कि इस पे पहले फ़िल्म बनाएँ। तो सरमद खुर्शीद को मैं इसमें आई रोप्ड हिम इन एज़ डायरेक्टर एज़ वेल एज़ इन द लीड रोल। तो वो फिर ये पहला शायद मौका होगा तारीख़ में कि एक थिएटर प्ले टेलीविज़न सीरियल बना और उसकी जो फुटेज थी या उसका बेसिक जो रॉ मटेरियल था, उससे वो फ़िल्म बनी, जो फिर 2014-15 में हुई और रिलीज़ हुई और बहुत लोगों ने उसको पसंद किया, व्हिच वाज़ अ प्रूफ कि इस तरह का अपैरेंटली ग्रिम या एक सोम्बर जो सब्जेक्ट हो, उसके ऊपर भी एक एंगेजिंग एंड एनग्रॉसिंग फ़िल्म बन सकती है। तो ये जब आप बैरूने मुल्क आपके ड्रामे भी पेश किए जाते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इनसे पाकिस्तान का एक जो सॉफ्ट इमेज है, उसको बिल्डअप करने में मदद मिलती है? क्योंकि अगर पाकिस्तान के हम मौजूदा हालात की बात करें, तो जब हम देखते हैं मसलन मुझे पाकिस्तान से निकले हुए डेकेड्स हो गए और जब कभी मैं वापस जाऊँ मुझे नहीं लगता कि ये वही मुल्क है जो मेरा मुल्क था, जिसको मैं अपना पाकिस्तान कहती थी। तो अब बाहर तो यकीनन पज़ीराई उसकी बहुत होती होगी, पाकिस्तान के उस सॉफ्ट इमेज को जिससे मैं भी वाकिफ़ हूँ और मेरी उम्र के और मेरी नस्ल के बहुत सारे लोग जानते थे। जब आप रात के किसी भी पहर आप जाके बाहर सैर करने निकल सकते थे, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, किसी तरह का कोई नहीं होता था। तो ये किस किस तरह से आपको रद्द-ए-अमल मिलता है लोगों का जब आपके हुँ। बैरून मुल्क ये प्लेस किए जाते हैं? दरअसल ये है कि हम लिखते तो अपने लोगों के लिए हैं, इसीलिए मैं पंजाबी या उर्दू में लिखता हूँ। बहुत कम हुआ है, 1-2 केसेज़ में इंग्लिश में लिखा है। अभी हमारा जी, एक नया प्ले है लॉरेंस इन लाहौर, जो हम लेके आ रहे हैं द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। वहाँ उसकी ड्रामेटिक प्रेज़ेंटेशन हो रही है। तो लेकिन वो और मैं एनवायरनमेंट पे एक प्ले लिखा मैंने, द लास्ट ट्री।
और एक जब 2001 में जब ये हुआ 9/11, तो उस वक़्त मैं कैलिफ़ोर्निया में ही था, तो उस मौके पे मैंने एक प्ले लिखा था ट्रैप्ड। तो अदरवाइज़ अपनी ज़ुबान में लिखते हैं, अपने लोगों के लिए लिखते हैं। लेकिन ये है कि जब हमें लोगों ने इनवाइट किया, स्पेशली इंडिया में सबसे पहले, तो हम तो अपनी कहानी लेके जाते थे और इट इज़ इमैटेरियल कि उसमें सॉफ्ट इमेज है या हार्ड इमेज है, कहीं पर उसमें कोई ट्रेजिक एंडिंग है, कहीं पर हैप्पी एंडिंग है, सेलिब्रेशन है या दुःख दर्द है। तो बहुत लोगों ने वहाँ एप्रिशिएट किया, वहाँ तो चले ज़ुबान और इश्यूज़ भी मिलते-जुलते थे। उसके बाद जब वेस्ट में गए तो वहाँ तो पाकिस्तान से एक थिएटर आना जो है, ये इन इटसेल्फ इज़ अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान। फिर ऐसा थिएटर जो एंगेजिंग भी हो, लोगों को उनको समझ भी आए कि ये एक पाकिस्तान से निकला हुआ थिएटर है, लेकिन उसका एक यूनिवर्सल इमेज है। फिर ये मेरा एक प्ले नीले हाथ जिसकी बेस पे सीरियल बना था, वो बरी एक्विटल के नाम से, वो फिर यहाँ न्यूयॉर्क में और शिकागो में वहाँ के लोकल ग्रुप्स ने किया और आई वाज आल्सो इनवाइटेड एंड देन आई रियलाइज कि किस तरह से थिएटर की एक यूनिवर्सैलिटी है लैंग्वेज की, वो बाकी सारी चीज़ें उनको क्रॉस कर लेती है। अभी हम चाइना गए थे, एक और मेरा प्ले है झिल्ली कित्थे जावे, पंजाबी में है, एक कहानी है एक औरत की जिसका कहते हैं कि उस पे जिन्न आ गया है और वो उसको फैमिली एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है हीलर्स के पास। वो वहाँ हमने किया, अपनी ज़ुबान में किया विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन। तो सबने बिल्कुल 90% कम से कम समझा और एप्रिशिएट किया। तो लेकिन जो हमारा जो रिस्पॉन्स मिली है दारा को, वो तो खैर अनइमेजिनेबल है कि वो तो फिर फाइनली उन्होंने अडेप्ट किया इंग्लिश में और नेशनल थिएटर में, जो दुनिया का मेरे ख्याल है सबसे प्रेस्टिजियस थिएटर इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर किया गया और इट वाज अमेजिंग द रिस्पॉन्स एंड द वे द स्टोरी ऑफ दारा एंड द मैसेज ऑफ दारा, एक सूफी इंटरप्रिटेशन ऑफ पीसफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम एज अपोज टू एक्सट्रीमिज्म, और उसमें के अंदर बड़ा एक वो बड़े खुश होके कहते थे कि दिस इज शेक्सपियरियन प्ले। हम कहते थे शेक्सपियर तो बाद में आया थिएटर तो ये तो पहले था। सारे लोगों लेकिन इसके लिए तो जब मैंने भी जब भी कभी सोचा तो यही मेरा सवाल ये होता था, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी, कि अगर औरंगजेब आलमगीर की बजाय दारा शिकोह बन गए होते, तो मतलब जो बड़े सगीर में जो माइंड सेट है वो शायद बहुत और तरह का होता। वेरी राइट, बहुत जी, बिल्कुल वो दैट वाज द बिल्कुल दूसरा था कि दारा का जी, सेंट्रल वही ना जी, वो जी, पुरानी बात आ जाती है कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी और शाह वलीउल्लाह सारे का सारा फिर उसमें निकल आता है कि किसका पस मंज़र कौन था और किसका पस मंज़र कौन था, और कौन आपको खुले और कुशादगी की तरफ ले जाता, खुलेपन की तरफ। तो आप ये बताइए कि आज के जो नौजवान फ़नकार हैं, उनमें लिखने वाले हैं, थिएटर करने वाले हैं और परफ़ॉर्म करने वाले भी हैं, उनके बारे में आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि कोई फ़र्क आया है, सोच में फ़र्क आया है, परफ़ॉर्मेंस में फ़र्क आया है, किसी भी तरह से, किसी भी एतबार से, जो पहले जब आपने शुरू किया, उस वक़्त से लेकर अब तक का जो सफ़र है, आगे की तरफ गया, कुछ दब गया, पीछे की तरफ लौटा, क्या हुआ या रुक गया? देखिए जी, ज़ाहिर है कि तारीख़ या वक़्त जो है वो आगे की तरफ ही सफ़र करता है, माकूस सफ़र तो नहीं होता। सो चेंजेज़ तो बहुत आई हैं और मोस्टली ऐसी चेंजेज़ हैं जिस पे मेरा ख़्याल है कि हमारी जो उम्मीद कायम रहती है कि ये दुनिया कायम रहेगी और इसके कायम रहने की जस्टिफ़िकेशन है। सो मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ी है, कुछ कम्युनिकेशंस आसान हुई हैं, लोगों का एक-दूसरे से मिलना, एक-दूसरे से सीखना वो आसान हुआ है और इंसान के लिए सहूलतें ज़्यादा आज की सोसाइटी में है, चाहे वो एजुकेशन हो, कल्चर हो और चाहे वो जेंडर इश्यूज़ हों, चाहे माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ हों। लेकिन बहरहाल बड़ी-बड़ी खौफ़नाक एक्सेप्शंस भी हैं। जहाँ तक कल्चर और थिएटर की बात है और स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, तो उसमें लोगों में टैलेंट है, स्किल्स भी सीख लेते हैं जो टेक्निकल स्किल्स हैं और रास्ते भी ढूँढ लेते हैं। द यंगर जनरेशन इज़ मच
cleverer than our generation, and they are willing to reach out to the world. उनके उस तरह के नहीं है, एक बंद सोच नहीं है जैसे हमारे ज़माने में एक ख़ास तबके की होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो आइडियलिज्म है और वो जो कमिटमेंट है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, सोशल लेवल पे, कि आप दुनिया में कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं, कुछ अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं डिसएडवांटेज्ड हैं उनको हेल्प आउट करना चाहते हैं, ये नहीं कि नहीं हो रहा, लेकिन कल्चर के फील्ड में मेरा ख्याल है कि कम हो गया है और लोगों के पास मजबूरी है, चाहे जिंदगी मुश्किल हो गई है, या ये है कि अब उन्हें उनके पास कोई आइडियल नहीं है। पहले होता था जी ये रूस है, ये चीन है, ये स्कैंडिनेविया है, ये वियतनाम है, लैटिन अमेरिका है, तो लोगों के पास कुछ आज़ादी का, इंसाफ का, मसावात का एक ख्वाब उनके साथ होता था। अब समहाउ ख्वाब देखना लोगों ने कम कर दिए हैं, उसकी बजाय टिकटॉक ज्यादा देखने लगे हैं। नहीं, तो यही इसी से एक और सवाल मेरे ज़हन में आया कि बात हम करते हैं डिजिटल मीडिया की, सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया ने जहाँ बहुत ज़्यादा मालूमात दे दी, तो मुझे लगता है बाज़ औक़ात इस इतनी ज़्यादा मालूमात या इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरह की जो मालूमात हैं, जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं, एक-दूसरे से कभी उनका तसादुम हो जाता है। तो इस तरह क्या कन्फ्यूज़न ज़्यादा नहीं बढ़ गया? जी, इंफॉर्मेशन बहुत बढ़ गई है, नॉलेज काफ़ी कम हो गया है, तो ये बात तो दुरुस्त है, क्योंकि इस सारी जो इंफॉर्मेशन का जो एक सुनामी है, उसको समझने के लिए, उससे बेनिफिट करने के लिए आपको एक सोच चाहिए, आपको एक ऐसी सोशल और इंटेलेक्चुअल स्किल्स चाहिए, जो आपको टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती। वो आपको आपकी सोसाइटी के अंदर जो फोर्सेस हैं, जो आपको ग्रूम करती हैं और आपको एक उम्मीद देती हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस वक़्त बहुत फ़ायदे भी हैं। मसलन एक छोटा-सा फ़ायदा है कि अब हम को फ़ोन कर के लोगों को नहीं बुलाना पड़ता, हम फ़ेसबुक पे या इंस्टा पे खबर डाल देते हैं कि जी ये हमारा प्ले हो रहा है, और 2-3 दिन के नोटिस पे वो सब लोग दौड़े चले आते हैं जिनको कुछ दिलचस्पी होती है। तो इस तरह से फिर हमारे अभी एक प्ले होता है तो उसके बाद उसकी कई हफ्तों, महीनों तक उसकी जो एक्सर्प्ट्स हैं वो लोग शेयर करते रहते हैं, रील्स चल रही हैं और इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसकी जो एक वैल्यू है और जो इसकी उम्र है एक थिएटर की प्रेजेंटेशन की और रीच है, वो काफ़ी बढ़ गई है। अभी जब ये कोरोना का एक वबा फैली थी, तो उस ज़माने में फिर हमने ऑनलाइन एक्टिंग और राइटिंग क्लास, बट इवन ऑनलाइन प्रोडक्शंस करनी शुरू की, तो वो भी एक दैट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। तो टेक्नोलॉजी को चाहे वो किसी शक्ल में हो, और चाहे अब एआई का एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो हो, तो दैट शुड बी वेलकम एंड दैट शुड बी पुट टू गुड यूज। लेकिन जो इंसान की जो एसेंस है, उसकी मैं मिसाल दूं कि अभी दारा की बात हो रही थी, मैं एक ये हमारी राइटिंग क्लास में एक लेता हूँ जोका इंस्टीट्यूट में, तो तो ये दारा का एक सीन था जहां आरा और रोशन आरा, जो दो बहनें थी औरंगजेब और दारा की, उनके दरमियान हमारा एक बहुत पावरफुल एक सीन है, जो दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर रही हैं, और एक औरंगजेब की हिमायत कर रही है, दूसरी दारा की कर रही है। मैंने वो सारा एक कॉन्टेक्स्ट बता के एआई को मैंने कहा ये जरा सीन लिख के दो, वो उसने विद इन सेकंड्स सीन लिख के दे दिया। ये हम एक्सरसाइज मैंने अपनी क्लास के लिए दी थी। तो मैंने कहा आप पढ़ें दोनों, तो दोनों सीन उन्होंने पढ़े क्लास में। तो मैंने कहा कि अब बताएं कि आपको क्या फर्क लगता है। तो इनवेरिएबली सब ने कहा कि वो रूह नहीं है, अल्फाज हैं, हाँ, वाकयात हैं, लेकिन वो रूह नहीं है। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल। वो रूह, चाहे उसको कोई भी नाम दे लें, वो रूह जो है वो तो जिसने रूह फूंकी है वो तो दे हाँ, सकता है।
वो एग्ज़ैक्टली। एआई नहीं दे सकती। एमनेस्टी इंटरनेशनल की आपने बात की, आपने उस इदारे के लिए भी काम किया। ये इदारा चूँकि हकूक़ से मुतल्लिक है, इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक है, इंसानों के लिए काम करता है। बड़ा मेरा एहतराम होता है ऐसे सारे इदारों के लिए। तो कैसा तजुर्बा था एमनेस्टी इंटरनेशनल में और इसकी क्या बैकग्राउंड थी? कब आपने जाके इस इदारे को जॉइन किया और कितनी देर तक वहाँ काम किया और क्या-क्या काम किया? असल में पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मेरे लिए काम शुरू किया, अच्छा। क्योंकि वो काम करते हैं प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियस पे। बेसिकली उनका जो बुनियादी काम है वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज के लिए और उनकी रिलीफ के लिए काम करते हैं। तो जिस जमाने में मैं था मियाँ वाली जेल में, तो मुझे पता चला कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुझे अडॉप्ट कर लिया है एज ए प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस। ये उनका टर्म है कि पीओसी, प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस को अडॉप्ट करते हैं, और इत्तेफाक से वो मुख्तलिफ ग्रुप से अडॉप्ट करते हैं। और जो मुझे जिस ग्रुप ने, एक ग्रुप जिसने मुझे अडॉप्ट किया था वो था सैन एंटोनियो का, यूएस का एक ग्रुप था। उन्होंने मेरे हक में कैंपेन सारी दुनिया में चलानी शुरू की और प्रेसिडेंट को लिखा, प्राइम मिनिस्टर को। और प्राइम मिनिस्टर तो खैर उस वक्त थे नहीं, जनरल ज़ियाउल हक का ज़माना था। सुपरिटेंडेंट जेल को, प्रेस को, कि भी इसको रिहा किया जाए, इसका कोई कसूर नहीं, ये तो एक ज़मीर का कैदी है। फिर जब मैं बाद में, और उसका मुझे बड़ा, एक हम सारे ग्रुप को ही बड़ा फ़ख्र का एहसास हुआ कि दुनिया हमें रिकॉग्नाइज़ कर रही है, चले हम अकेले नहीं हैं। तो उसके बाद फिर जब मैं रिहा हुआ और मुझे मुल्क छोड़ना पड़ा, एग्ज़ाइल में जाना पड़ा, मैं लंदन गया, तो वहाँ मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया एमनेस्टी में। तो उन्होंने कहा कि आप का वायलेंस के बारे में क्या रवैया है, क्योंकि नॉन वायलेंस के वो है कि जिसने वायलेंस ना यूज़ किया हो उसके लिए वो, उसको ज़मीर का कैदी कहते हैं। तो मैंने उन्हें ओके। बताया, मैंने कहा जी मैंने सारे काम किए हैं, मैंने पत्थर भी मारे हैं, मैंने शीशे भी तोड़े हैं, लेकिन अब मैंने ये काम छोड़ दिए हैं, अब मैं कलम से काम करता हूँ, लेकिन कभी-कभी मेरी हथेली में ख़ारिश होती है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। तो मार्टिन एंगल्स बहुत बड़ा नाम थे, ये जो उस वक़्त सेक्रेटरी जनरल थे एमनेस्टी के, तो वो बहुत हँसे ज़ोर-ज़ोर से, और आई वाज़ इंस्टेंटली एनरोल्ड। फिर मैं वहाँ पर, एक दैट वाज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मुल्क से बाहर रह के अगर आपको वही काम जो आप हमेशा करना चाहते थे, ह्यूमन राइट्स के लिए कैंपेन, और पूरी दुनिया के जो ज़मीर के कैदी हैं, जिसमें विमेन प्रिजनर भी थे, जर्नलिस्ट प्रिजनर भी थे, माइनॉरिटीज़ के प्रिजनर्स भी थे। फिर मैं उनके लिए कैंपेन करता था, आई वाज़ देयर इंटरनेशनल कैंपेन्स कोऑर्डिनेटर। और सारे इंटरनेशनल फोरम्स पे मैं जाता था, और यूएन के और आईएलओ और यूनेस्को वगैरह पे। और उसके बाद फिर जब मदीहा ने मुझे वापस खींच लिया, तो आई हैड टू लीव एमनेस्टी। लेकिन फिर मैं 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, फिर मैं हांगकांग में वो नया सेटअप कर रहे थे, एशिया पैसिफिक सेटअप एमनेस्टी का रीजनल ऑफिस। उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया, तो देन आई मेड सम डॉक्यूमेंट्रीज ऑन ह्यूमन राइट्स एंड हेल्ड सम फिल्म फेस्टिवल्स ऑन ह्यूमन राइट्स। और एशिया के रीजन में मैंने फिर काफ़ी काम किया। तो ये है कि वो मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी, तो मैंने आपको बताया जेल की यूनिवर्सिटी थी, जिससे मैंने बहुत सीखा। दूसरी एमनेस्टी यूनिवर्सिटी थी, जहाँ से मैंने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की ज़िंदगी और उनकी जो स्ट्रगल है और ऑपरेशन की मुख्तलिफ शक्लें हैं, वो देखी। और फिर वापस आके मैंने अजोका के प्लेटफॉर्म से उसको खूब यूज़ किया। अ सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं। अभी इसी के साथ एक सवाल था, वो तो आपने ज़मीर का कैदी के बारे में बड़ी अच्छी वो वज़ाहत दे दी पहले ही, क्योंकि जी। हम आम तौर पर ये लफ्ज़ पढ़ते हैं और सुनते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि असल में ज़मीर का कैदी होता क्या है? तो क्या ये तशद्दुद के बगैर जो काम करने वाला और अपने ज़मीर की आवाज़ सुनने वाला होता है, अगर जी। उसको ज़मीर का कैदी मान लिया जाए, तो बहुत सारे कैदी होंगे जिनके ज़मीर कुछ और कहते हैं। हाँ, बस हाँ, कैद जी। होना शर्त है। एक अच्छा नहीं, आपसे मुझे ये सवाल है एक और कि अगर आज इस वक़्त आपके पास बहुत सारे वसाइल हों, आप के पास तजुर्बा आपके पास है, बहुत सारे आपके पास वसाइल हों, जिसमें लोग भी शामिल हों, जिसमें लिखने-पढ़ने का काम भी शामिल हो, सारा भी हो, तो कोई ऐसी चीज़ जो रह गई हो, आप करना चाहते हो और उन वसाइल को बुरुए कार लाकर आप करना चाहते हो, वो क्या होगी?
मेरा ख़्याल है कि मैं चाहूँगा कि हम अपने जो मेरा अपना ज़ाती या मदीहा का जो लेगेसी है और जो हमारे ग्रुप का काम है, अब माशाल्लाह दिस इज़ आवर 41st ईयर, तो उसको एक आर्काइव्स की शक्ल में हम महफूज करना चाहते हैं, क्योंकि ये 40-45 साल की कल्चरल हिस्ट्री है पाकिस्तान की, और ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं और अवेलेबल नहीं है। ऐसे लोग जिनके हमने इंटरव्यू किए या जिनके साथ काम किया, फिर ऐसी थीम्स हैं, ऐसी फोटोग्राफ्स हैं, ऐसे वीडियोस हैं, पोस्टर्स हैं, पूरा एक स्ट्रगल है जो 80s 90s और ऑनवर्ड्स है। लेकिन उस वो आहिस्ता आहिस्ता वो सिस्टम बदलते जा रहे हैं, और कहीं पर अब वीडियो का सिस्टम बदल गया है, तो वो या कहीं जो प्रेस कटिंग्स हैं वो फेड हो रही हैं। तो उसको हम डिजिटलाइज भी करें और फिजिकली भी उसको प्रिजर्व करें, ताकि लोगों के लिए, रिसर्चर्स हों या स्टूडेंट्स हों, उनके लिए वो महफूज हो और वो उसको एक्सेस कर सकें। ये एक चीज़ है जिसके ऊपर अभी तक हमें कोई कामयाबी नहीं हुई, बिकॉज वी हैव ऑब्वियसली लिमिटेड रिसोर्सेज, और हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स भी लिमिटेड है। तो और उसके अलावा हम चाहते हैं कि ये जो क्रिएटिव राइटिंग और सोशली मीनिंगफुल थिएटर मेकिंग है, इसकी अभी हम कुछ करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ क्लासेस, कुछ वर्कशॉप्स, लेकिन उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। अभी हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है अगर थिएटर या फिल्म, तो वो एक बिल्कुल एज ए डेड आर्ट पढ़ाया जाता है। उसके पीछे जो सोशल इम्पैक्ट होता है फिल्म का या थिएटर का, वो ना किसी को उसकी समझ है, ना उसको किसी की परवाह है। तो एक ऐसी फॉर्म जो है, यानी एक आर्ट, हाउ इट कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड एड्रेस इश्यूज एज वेल एज प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, वो एक उसका कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बने जिसमें फिर हम अपनी एक्सपर्टीज दे सकें। उसकी मैं आप छोटी सी मिसाल दूं कि अभी 2 महीने पहले लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने एक थिएटर वर्कशॉप अजोका के साथ मिलकर की, बिल्कुल नोविसेस, न्यू एक्टर्स, जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया हुआ था, कुछ को तो पता भी नहीं था कि थिएटर के स्पेलिंग क्या है। लेकिन 2 महीने की ट्रेनिंग एंड इंटरेक्शन और वर्कशॉप, अभी जब पिछले हफ्ते उन्होंने परफॉर्म किया, तो पीपल वर अमेज्ड कि ये फर्स्ट टाइम एक्टर्स इतने खूबसूरत और इतनी मीनिंगफुल प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज हो ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑल ओवर द कंट्री, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो आर्ट है, जो एक्चुअली जो एक सोशल एक सिग्निफिकेंस का आर्ट है, उसको हम बचा सकेंगे। कोई एक ऐसी चीज़ जो आप समझते हो कि एक अपनी जो आपकी ज़िंदगी का एक मकसद है, कोई भी हो सकता है, उसके लिए जो आज का नौजवान अपने एक किसी मकसद को लेके सामने खड़ा है, उसको पाने के लिए कोई एक बड़ी ख़ुसूसियत उसके अंदर क्या होनी चाहिए? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि यू शुड बी कमिटेड टू योर पीपल, योर सोसाइटी। ये कोई भी काम करें, तो हमारे यहाँ तो ठीक है, वर्ल्ड हैज़ बिकम ए ग्लोबल विलेज और सारा कुछ गड़बड़ हो गया, सारा सिस्टम, आइडेंटिटीज। लेकिन जिस जगह आप रह रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, जिस जगह भी रह रहे हैं, उसमें वहाँ के लोगों के साथ आपका एक मोहब्बत का और एक रिस्पेक्ट का एक रिलेशनशिप होना चाहिए। You should try to contribute to the betterment of that society and make your life meaningful and make the society worth living. तो ये एक चीज़ है जो मेरा ख्याल है कि इसके बगैर आप भी खाली रहेंगे। वो जो हम बात रूह की कर रहे थे, तो रूह नहीं रहेगी। आप कितने अपना डिजिटल मीडिया के ऊपर और एआई के ऊपर और दूसरी टेक्नोलॉजी में करने, अलग अलग आपने खानों में बढ़ते चले जा रहे हैं, हजारों लाखों खानों में। लेकिन आर्ट जो है ये लोगों को जोड़ता है। इट्स कम्युनिटी एक्टिविटी, स्पेशली थिएटर, जो लोग मिल के देखते हैं, मिल के अप्रिशिएट करते हैं, और उसमें ऑडियंस एंड द परफॉर्मर्स आर बॉन्डेड टुगेदर। तो हमारे नौजवान जो है इस एक्सपीरियंस को जिंदा रखें, कम्युनिटी की सर्विस इन वट एवर वे यू कैन। और अगर आर्ट और कल्चर और क्रिएटिविटी और ड्रीमिंग एंड मेकिंग योर ड्रीम्स रियलाइजेबल, तो
आई एम श्योर कि ये उनके लिए भी बेहतर होगा, और जिस जनरेशन्स को आगे वो छोड़ के जाएंगे, जिस जनरेशन के लिए अपनी सोसाइटी के को, उसके लिए भी बेहतर होगा। वरना फिर रोबोट्स रह जाएंगे, और आपको पता ही है जो रोबोटिक पॉलिटिशियंस आजकल दुनिया के साथ क्या कर रहे हैं। कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरे ऊपर इंतहाई कनूतियत पड़ गई है पेसिमिज़्म की। पेसिमिज़्म आ गया है कि मुझे लगता है कि शायद हम किसी ऐसी जगह पर उलझ गए हैं कि आगे जाने का कोई रास्ता हमें नज़र ही नहीं आता। आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप आने वाले वक़्त को, इस सारी फ्रस्ट्रेशन के दौर को और इस सारे जो भी मुश्किलात की सूरत बनती है लोगों के सामने भी, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या हमारा माशरा सही समत में आगे जा रहा है? देखिए जी, आप मैं एक कदम आगे बढ़ के कहूँगा कि आप तो क्रॉनिक ऑप्टिमिस्ट हैं, मैं इनक्योरेबल ऑप्टिमिस्ट हूँ। और अच्छा। मेरा ख़्याल है कि कोई चॉइस नहीं है हमारे आपके लिए, कि अगर हम उम्मीद छोड़ दें तो फिर क्या रह जाता है? तो उस लिहाज से ये नहीं कि ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है, बल्कि मेरा ख़्याल है कि आप अगर थोड़ा-सा ढूँढें, इस राख में कहीं न कहीं चिंगारियाँ मिल जाएँगी आपको। आप बहुत ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे ना सोचें, एक मैक्रो लेवल पे ना सोचें, माइक्रो लेवल पे सोचें। आपके घर में आपके अपने बच्चे, उनके दोस्त, या आपकी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग जो अभी भी जिनमें कोई मोहब्बत की चिंगारी सुलग रही है, अगर भड़क नहीं भी रही, तो मैं समझता हूँ कि आप अगर अपनी एम्बिशंस और अपनी होप्स को ज़रा थोड़ा-सा नीचे ले आएँ, अगर इट्स नॉट दीज़ आर नॉट वेरी होपफुल टाइम्स इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, लेकिन कहीं ना कहीं होप है, कहीं ना कहीं लोग, कोई चैरिटी में काम कर रहा है, कोई अपने बच्चों को कोई अच्छी सोच दे रहा है। तो अगर हम ढूंढें, और ढूंढ के जो हमें मिले, जिस पे हमें हमारी तिनका जो मिल जाए, तो डूबने से बेहतर है कि तिनके के सहारे हम चलते रहें, और शायद आगे जाके हमें कोई शहतीर मिल जाए, कोई कश्ती मिल जाए। उसकी मैं छोटी सी मिसाल आपको दूं कि मदीहा और फरियाल, दो बहनें हैं, इनकी जो मदर थी खदीजा गौहर, खुद भी बड़ी प्रोग्रेसिव और बड़ी एक अच्छी राइटर भी थी। उन्होंने अपनी बेटियों को तालीम दी, और भी उन्होंने कुछ काम किए। ये याह्या खान ज़माना था, ज़िया-उल हक का इब्तिदाई ज़माना था, जोका को भी उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन जो उन्होंने अपनी बेटियों को एक जोश दिया और एक बहादुरी दी, कॉन्फिडेंस दिया, इंडिपेंडेंस दी, उसका नतीजा है कि ये दोनों बहनें जो हैं, उन्होंने अपनी सोसाइटी पे बेतहाशा लोगों को इंस्पायर किया, उनको इन्फ्लुएंस किया। तो एक माँ या एक बाप जो है, अगर और उसके पास कुछ नहीं है, तो ये जो बीज वो बो के जाते हैं अगली नस्ल के लिए, नस्ल की। मैं समझता हूँ कि दैट इज एनफ टू बी एन इनक्योरेबल ऑप्टिमिस्ट। बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे शाहिद महमूद नदीम साहब, जिनसे बियॉन्ड विद बहजत के साथ आज बात हुई। मुझे इस चीत को सुन के बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ये मुझे मालूम है। कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हम ऐसे ही प्रोग्राम आपके लिए लाते रहें। और अब बहजत को इजाज़त दीजिए। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर हाज़िर होंगे।